चाहो मजीद फायरिंग ना करो, इमरान ने चीख कर अपने साथियों से कहा और झाड़ियों में दौड़ता हुआ इन दोनों अफराद की तरफ बढ़ गया। एक आदमी तो इस दौरान साकत हो चुका था जबकि दूसरा अभी तक तड़प रहा था। उसके सीने की बजाय पेट पर गोलियां लगी थी और खून निकल रहा था। इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे मोड़ा। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, इमरान ने गराते हुए लहजे में कहा। माथर, मेरा नाम माथर है, इस भड़कते हुए आदमी ने रुक रुक कर कहा। ये कौन सा इलाका है, जल्दी बताओ, इमरान ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। ये इलाका कापू है, कापू, इस आदमी ने रुक रुक कर कहा। यहाँ से काशुमा किस तरफ और कितनी दूर है, इमरान ने पूछा। वो साथ साथ अपने पैर को ऊपर नीचे कर रहा था। शुमाल की तरफ वो बहुत दूर है, 250 किलोमीटर दूर, इस आदमी ने ज्यादा रुक रुक कर जवाब दिया और इसके साथ उसके जिस्म ने झटका खाया और फिर साकत हो गया। हेलीकॉप्टर में चलो, इमरान ने पीछे मुड़कर झाड़ियों में दाखिल होते हुए चीख कर कहा और इसके साथ ही वो तेजी से झाड़ियों में दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। शाकिल का बड़ा हेलीकॉप्टर वहां से काफी फासले पर फिजा में मुअल्लक था, लेकिन शायद वो सिर्फ दरख्तों की झुंड की तरफ मुतवज्जे थे। इमरान और इन दोनों आदमियों की हलाकत ऊंची झाड़ियों की वजह से उन्हें नजर न आई थी, वरना वो शायद अब तक इनके सरों पर पहुंच चुके होते। 4 लम्हों बाद इमरान समेत उसके सारे साथी हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। इमरान ने पायलट की लाश उठाकर हेलीकॉप्टर से झाड़ियों में फेंक दी और खुद वो पायलट सीट पर बैठ गया। 4 लम्हों बाद हेलीकॉप्टर के पार हरकत में आए और फिर हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता चला गया। होशियारी से बैठना और हेलीकॉप्टर में मौजूद असलहा उठा लो, हमने काशुमा जाना है और वो यहाँ से 250-300 किलोमीटर के फासले पर है, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने हेलीकॉप्टर का रुख शुमाल की तरफ मोड़ दिया। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर में मौजूद ट्रांसमीटर का बल्ब जलने बुझने लगा और साथ ही सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर हेलीकॉप्टर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो शागल कॉलिंग, हेलो हेलो ओवर, ट्रांसमीटर से शागल की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ मातर रिटर्निंग यू ओवर, इमरान ने इस आदमी की आवाज़ और लहजे में कहा जिससे इसने मालूमात हासिल की थी। कौन मातर, पायलट क्यों नहीं बात कर रहा, क्या करते रहे हो तुम वहाँ इतनी देर, ओवर, शाकिल की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं पायलट हूँ चीफ, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ओ तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन हो तुम, बोलो, जवाब दो वरना तुम्हारा हेलीकॉप्टर तबाह कर देंगे, बोलो कौन हो तुम, ओवर, शाकिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। लेकिन इस बार इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। होशियार, अब हम पर हमला किया जाएगा, इमरान ने अपने साथियों से कहा। हम इस शागल का हेलीकॉप्टर ही फिजा में तबाह कर देंगे, तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन शागल का हेलीकॉप्टर उनके पीछे आने लगा, मगर वो इतने फासले पर रहा कि मशीन गन की रेंज में न आ रहा था। इमरान साहब, शागल ने यकीनन एयरफोर्स तलब कर ली है, वरना वो खुद ज़रूर करीब आता, सफदर ने कहा। हाँ, वो हमसे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, इसीलिए वो समझ गया है कि हमने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो खुद करीब नहीं आ रहा, लेकिन हमने आगे बढ़ना है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उनका हेलीकॉप्टर हासिल रफ्तार से आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक सामने दूर से 4 लड़ाका तैयारे तेज रफ्तारी से आते दिखाई दिए और 4 लम्हों बाद चारों लड़ाका तैयारे, जिन पर काफरिस्तान एयरफोर्स का मखसूस निशान मौजूद था, आगे जाकर मुड़ने लगा। इसी वक्त ट्रांसमीटर का बल्ब एक बार फिर जलने बुझने लगा और साथ ही सीटी की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो हेलीकॉप्टर पायलट, फौरन नीचे लैंड कर जाओ वरना तुम्हारा हेलीकॉप्टर मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, ओवर, ट्रांसमीटर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस का हेलीकॉप्टर है, क्या तुम्हें इसका नंबर और इस पर दर्ज स्लोगन नजर नहीं आ रहा, वापस जाओ, ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसके साथ उसने हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करना शुरू कर दी, लेकिन उसकी रफ्तार वैसे ही तेज तरीन थी। चीफ ऑफ काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस ने हमें कॉल किया है, जल्दी नीचे उतरो, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, 1 2, दूसरी तरफ से कहा जा रहा था और इमरान ने ट्रांसमीटर का दूसरा बटन प्रेस कर दिया जिससे सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा और हम उतर रहे हैं, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चारों फाइटर तैयारे मुसलसल उन्हें घेरे हुए थे, वो उनके ऊपर और साइडों से तेजी से इस तरह गुजर रहे थे जैसे वो किसी भी लम्हे उन्हें हिट कर सकते हैं। इमरान की नजरें सामने जमी हुई थी, दूर उसे एक बड़े शहर के आसार नजर आ रहे थे। फिर दरख्तों का एक झुंड देखते ही इमरान ने बिजली की तेजी से हेलीकॉप्टर की बुलंदी बेहद कम कर दी और हेलीकॉप्टर ठीक दरख्तों के इस झुंड की तरफ बढ़ता चला गया। फिर देखते ही देखते हेलीकॉप्टर झुंड पर एक लम्हे के लिए मुअल्लक हुआ और फिर तेजी से दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह पर उतरता चला गया। हमने हेलीकॉप्टर छोड़कर तेजी से आगे बढ़ना है, इमरान ने कहा। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, इमरान और उसके साथी उछलकर नीचे उतरे और फिर झुककर दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। दरख्तों के झुंड के बाद ऊंची नीची झाड़ियों से भरे वसी मैदान थे, जबकि दाएं हाथ पर कुछ फासले पर एक फार्म हाउस टाइप इमारत मौजूद थी। अचानक फाइटर तैयारों ने गोते लगाकर मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इमरान और उसके साथी फाइटर तैयारे के गोता लगाते ही खुद भी गोता खा जाते थे, इसलिए फायरिंग से बाल बाल बच जाते थे। अचानक कैप्टन शकील फायरिंग से उछलकर नीचे गिरा, लेकिन उसने नीचे गिरते ही तेजी से करवट ली और एक बार फिर उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। इन सबको रुख इस फार्म हाउस की तरफ था। कैप्टन शकील ने अपना दायां हाथ बाएं बाजू पर रखा हुआ था जहां उसे गोली लगी थी। फायरिंग भी मुसलसल होती रही और इमरान और उसके साथी भी अपने मखसूस अंदाज में दौड़ते रहे। फिर चंद लम्हों बाद इस फार्म हाउस के सामने पहुंच गए। फार्म हाउस का लकड़ी का फाटक खुला हुआ था और एक बड़ी सी जीप नजर आ रही थी, जबकि फाटक के करीब एक लड़की जिसने पैंट और शर्ट पहनी हुई थी, वो बड़ी बेचैनी और परेशानी से आसमान की तरफ देख रही थी। फिर इमरान और उसके साथियों के अंदर दाखिल होते ही वो यकलहा चीखने लगी, लेकिन दौड़कर अंदर दाखिल होते हुए सफदर का बाजू घूमा और लड़की चीखती हुई नीचे जा गिरी। उसके साथ ही सफदर के पीछे आती हुई जूलिया ने चीख कर उठती हुई इस लड़की की कनपट्टी पर लात जमा दी। ऊपर जाकर फायरिंग करो वरना शागल हमें निकलने नहीं देगा, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही चीख कर कहा और तनवीर बरामदे की साइड पर मौजूद सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर छत की तरफ चला गया। इमरान और उसके साथ इस फार्म हाउस में घूमने लगी, लेकिन वहाँ इस लड़की के अलावा और कोई मौजूद नहीं था।
छत पर बने हुए कोने में बरामदे के स्तून की ओट लिए हुए तनवीर नजर आ रहा था, जबकि शागल का बड़ा हेलीकॉप्टर मुसलसल इस फार्म हाउस में चक्कर लगा रहा था कि यकलहत तनवीर की मशीन गन से फायरिंग हुई और गोलियां हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ी, लेकिन हेलीकॉप्टर यकलहत ऊपर उठता चला गया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर मजीद बुलंद हुआ और फिर तेजी से घूमकर दूर हटता चला गया। इसके साथ ही तनवीर वापस मुड़ा और सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। तनवीर सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरा तो वो सब बरामदे में मौजूद थे। क्या हुआ? इमरान ने पूछा। हेलीकॉप्टर दूर चला गया है, मैंने फायरिंग तो की थी लेकिन वो हिट नहीं हो सका, तनवीर ने जवाब दिया। हमने फौरी यहाँ से निकलना है, आओ मैंने चेक कर लिया है, जेब में फ्यूल भी फुल है, जल्दी करो आओ, हमने बहरहाल यहाँ से निकलना है, इमरान ने कहा और फाटक के अंदर खड़ी जीप की तरफ बढ़ने लगे। चाबी ले ली है इस लड़की से, जूलिया ने कहा। अंदर कमरे में मेज पर पड़ी थी, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इमरान साहब शागल ऊपर से फायरिंग कर देगा, सफदर ने कहा। वो ज़ाती तौर पर बुज़दिल है, इसलिए वो खुद हमारी फायरिंग के बाद अपने आप को दूर रखेगा और इसकी कोशिश होगी कि हेलीकॉप्टर या फाइटर तैयारे या फिर फौजी जीप में कॉल करके हमें हलाक करा दे, लेकिन हमने बहरहाल यहाँ से निकलना है, इमरान ने जवाब दिया। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो सब जीप में सवार हो गए। इमरान ने जीप स्टार्ट की और चंद लम्हों बाद वो इसे इस फार्म हाउस से बाहर निकाल लाया। फिर उसने इसका रुख इस तरफ कर दिया जिधर वो हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा था, जबकि जीप की एक साइड से तनवीर ने अपना जिस्म बाहर निकाल रखा था और दूसरी तरफ यही पोजीशन सफदर की थी। इन दोनों के हाथों में मशीन गनें थी। शागल का बड़ा हेलीकॉप्टर कुछ दूर फिजा में मोलक नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर में हरकत पैदा हुई और वो तेजी से जीप की तरफ आने लगा, लेकिन उसकी बुलंदी इतनी थी कि ना वो ऊपर से नीचे फायरिंग कर सकते थे और ना ही नीचे से ऊपर फायरिंग की जा सकती थी। इमरान हासी तेज रफ्तारी से जीप दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। ये एक वसी मैदान था जिसके आखिर में दरख्तों की चोटियां कितार में नजर आ रही थी। इसके बाद कहीं कहीं ऊंची बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही थी। ये कोई बड़ा शहरनुमा कस्बा था और इमरान को मालूम था कि वहां तक पहुंच जाने के बाद वो हेलीकॉप्टर की फायरिंग से महफूज हो जाएंगे। जीप खासी तेज रफ्तारी से बड़ी चली जा रही थी कि अचानक उन्हें दूर से 4 दब्बे से दिखाई दिए, मगर ये दब्बे जमीन से नमूदार हुए थे और फिर ये दब्बे तेजी से बड़े होने लग गए। जीपें आ रही हैं इमरान साहब, सफदर ने कहा। हाँ मैं देख रहा हूँ, मिसाइल गन किसी के पास है, इमरान ने कहा। मेरे पास है इमरान साहब, मैंने हेलीकॉप्टर से उठाई थी, कैप्टन शकील ने कहा। तुम मकबी तरफ से ऊपर चढ़ जाओ और छत पर लेट जाओ और जैसे ही ये जीपें मिसाइल रेंज में आए इन पर मिसाइल फायर कर दो, इन चारों जीपों को तबाह होना चाहिए, इमरान ने कहा। ठीक है इमरान साहब, हो जाएंगी तबाह, कैप्टन शकील ने कहा और इसके साथ ही वोट का रकबी खिड़की में से निकलकर छत पर चढ़ा और फिर दौड़ती हुई जीप के ऊपर लगे हुए जंगले में अपने जिस्म को फंसा कर उसने एडजस्ट होना शुरू कर दिया। इमरान ने जीप की रफ्तार कदरे कम कर दी थी ताकि कैप्टन शकील अपने आप को एडजस्ट कर सके। इमरान हेलीकॉप्टर भी हमारी तरफ आ रहा है और उसकी बुलंदी भी कम है, अचानक जूलिया ने कहा। सफदर और तनवीर तुम दोनों ने इस हेलीकॉप्टर को जीप से दूर रखना है, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें इमरान साहब, सफदर ने कहा। अब आने वाली चारों जीपें जो कितार की सूरत में आ रही थीं और इनके दरमियान फासला भी बेहद कम था, काफी करीब आ गई थी। उसी लम्हे फिजा में मौजूद हेलीकॉप्टर भी करीब आ गया था। कैप्टन शकील फायर करो, इनके पास भी मिसाइल गन्ने हैं, इमरान ने चीख कर कहा। और अब इसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि यकलहत जीप की छत से एक सुर्ख रंग का शोला फिजा में दौड़ता हुआ सामने वाली दरमियानी जीप की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे सफदर और तनवीर की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी पर था कि फायरिंग उस तक ना पहुंच सकी। अलबत्ता हेलीकॉप्टर तेजी से घूमकर दूर जाने लगा। उसी लम्हे इमरान ने बिजली की सी तेजी से जीप को इस तरफ दाएं हाथ की तरफ मोड़ा कि जीप किसी फिरकी की तरह घूमकर साइड पर होती चली गई और फिर एक के बाद दीगरे कई खौफनाक धमाके हुए। सामने वाली जीपों से भी फायरिंग हुई थी, लेकिन इमरान की अचानक जीप को घुमा देने की वजह से जीप फायरिंग की जद में आने से बच गई, जबकि कैप्टन शकील चूंकि पहले ही मिसाइल फायर कर चुका था इसलिए दरमियानी जीप की जद में आ गई और उसको रिक्शे फिजा में उड़ने लगे। इमरान ने एक बार फिर जीप को इस तरह घुमाकर आगे बढ़ाया जिधर से बाकी जीपें आ रही थी और एक बार फिर सामने वाली तीनों जीपों से निकलने वाले मिसाइल के शोले उसके करीब से गुजर गए, जबकि कैप्टन शकील इस दौरान यके बाद दीगरे 2 मिसाइल फायर कर चुका था। और चूंकि सामने से आने वाली जीपें अंधाधुंध एक तरफ को आ रही थी इसलिए वो बर वक्त ना मुड़ सकी थी, इसलिए 2 जीपें इकट्ठी ही तबाह हो गई थी। अब सिर्फ एक ही जीप बाकी रह गई थी। दोनों जीपें अब करीब आ चुकी थी, लेकिन इमरान ने जीप को एक बार फिर घुमाया, लेकिन उसी लम्हे कैप्टन शकील की फायरिंग से दौड़ने वाली जीप का रुख मुड़ा और फिर चंद लम्हों बाद वो उलटकर कलाबाजियां खाती हुई दूर तक लुढ़कती चली गई, जबकि इमरान की जीप जो बेहद तेज रफ्तारी से चल रही थी तेजी से मुड़ी और 2 टायरों पर उड़ती हुई घूम गई। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उलट जाएगी, लेकिन फिर एक धमाके से उसके चारों टायर जमीन पर लगे और वो आगे बढ़ती चली गई। अभी वो थोड़ी दूर ही आगे गई होगी कि 2 से 4 गनशिप हेलीकॉप्टर नमूदार हुए। वो तेजी से जीप की तरफ आ रहे थे। कूद जाओ और बिखर जाओ, फायरिंग से बचो, इमरान ने यकलहत जीप की रफ्तार कम करते हुए कहा और फिर वह सब चलती हुई जीप से उतरकर दौड़ते हुए झाड़ियों और इसे कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड की तरफ भाग पड़े। जीप चंद लम्हों तक तो सीधी दौड़ती रही, फिर वो बाएं तरफ को मुड़ती चली गई। उसी लम्हे गनशिप हेलीकॉप्टरों ने जीप पर मिसाइल फायर कर दी, इसके साथ ही जीप तबाह हो गई। उसके पुर्जे हवा में बिखर से गए थे। चारों हेलीकॉप्टरों ने चंद चक्कर लगाए और फिर तेजी से मुड़कर वापस जाने लगे। इमरान और उसके साथी झाड़ियों में घुसकर दौड़ते हुए अब दरख्तों के झुंड में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। उसी लम्हे शागल का बड़ा हेलीकॉप्टर दरख्तों के इस झुंड की तरफ बढ़ने लगे जहां इमरान और उसके साथी पहुंच चुके थे। फायरिंग ना करना यह समझा जा रहा है कि हम जीप समेत हिट हो गए हैं, वरना गनशिप हेलीकॉप्टर्स वापस ना जाते, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। मेरा ख्याल है कि शागल ने हमें यहाँ आते देख लिया है इसीलिए वो इधर आ रहा है, सफदर ने जवाब दिया। चौड़े तनों वाले दरख्तों से चिमट जाओ, ये फायरिंग करेंगे, इमरान ने दोबारा चीख कर कहा और फिर वो खुद भी दौड़कर एक चौड़े तने वाले दरख्त के साथ लगकर खड़ा हो गया।
बाकी साथी भी दौड़कर दरख्तों के तनों की ओट में हो गए। उसी लम्हे उन्हें अपने सरों पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। फिर यकलहत फायरिंग की वजह से गोलियां बारिश की तरह नीचे गिरने लगी, लेकिन ये फायरिंग एक मशीन गन से की जा रही थी, इसलिए गोलियों की रेंज महदूद थी। और इमरान और उसके साथियों ने गोलियों की पोजीशन बदलने के साथ साथ अपनी पोजीशन भी तब्दील कर लेते थे। वो गोलियां एक सिमत में बरसते ही तने की दूसरी सिमत में चले जाते थे, जहां एक लम्हा पहले गोलियां बरसी थी। इसी तरह बावजूद खौफनाक और मुसलसल फायरिंग के वो इसकी जद में आने से बचे रहे थे। थोड़ी देर बाद फायरिंग बंद हो गई और हेलीकॉप्टर शहर की तरफ बढ़ता चला गया। इसे नीचे उतरकर चेकिंग करना चाहिए थी। इमरान साहब सफदर ने कहा, इसमें शागल मौजूद है और वो अपनी जान का रिस्क कतई नहीं लेता। अब वो शहर से फौजी दस्ते जीपों में यहाँ भिजवाएगा और हमने इस दौरान शहर में दाखिल होना है। आओ, इमरान ने कहा और तेजी से दरख्तों की झुंड की तरफ बढ़ने लगे, जिधर से शहर पहुंचा जा सकता था। उसके साथी भी उसके अकब में थे। लॉन्चिंग पैड का सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल कमांडर अपने छोटे से ऑफिस में बैठा हुआ सामने रखी एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और कर्नल कमांडर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल कमांडर ने स्पॉट लहजे में कहा। चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस कर्नल विष्णु से बात कीजिए सर। दूसरी तरफ से मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। ये सर, मैं कर्नल कमांडर बोल रहा हूँ, कर्नल कमांडर ने मोतबाना लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तुम्हारे करीब पहुंच चुकी है कर्नल कमांडर। कर्नल विष्णु की सख्त आवाज़ सुनाई दी। मेरे करीब? यहाँ वो कैसे जनाब? कर्नल कमांडर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे अपने खसूसी ज़राए से पता चला है कि वो समंदरी रास्ते से लॉन्च के जरिए काफिरिस्तान आ रहे थे। उन्हें नेवी ने पकड़कर वीरान साहिल के करीब एक अहाते में बेहोश और हथकड़ियों में जकड़ कर रख दिया था, ताकि चीफ शागल वहां पहुंचकर उन्हें ले जाएं। लेकिन वो मुसल्लह अफराद को हलाक करके फरार हो गए। चीफ शागल ने उनकी जीप को ट्रेस कर लिया। गो जीप को हेलीकॉप्टर से मिसाइल फायर करके तबाह कर दिया गया, लेकिन वो लोग बच निकले। फिर उन पर जीपों में मौजूद मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, लेकिन उल्टा हमला आवर जीपें तबाह कर दी गईं। फिर गनशिप हेलीकॉप्टर कॉल किए गए। इन हेलीकॉप्टरों ने एक बार फिर उनकी जीप को तबाह कर दिया, लेकिन बाद में चेकिंग से पता चला कि उनकी लाशें नहीं मिली, बल्कि वो काशुमा शहर में दाखिल होकर गायब हो चुकी हैं। और काशुमा शहर लॉन्चिंग पैड एरिया से बहरहाल गमारत से ज़्यादा नज़दीक है। कर्नल विष्णु ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ओ, तो ये अच्छा हुआ चीफ, अब वो यहाँ पहुँचेंगे तो हमारे हाथों हलाक हो जाएंगे। इस तरह उनकी हलाकत का क्रेडिट मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिलेगा। कर्नल कमांडर ने कहा, बशर्त ये कि तुम उन्हें हलाक कर सको। कर्नल विष्णु ने कहा, आप कतन बेफिक्र हैं चीफ, फलाजमन हमारे हाथों ही हलाक होंगे। कर्नल कमांडर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुमने वहाँ क्या ट्रैप लगा रखे हैं उनके लिए? कर्नल विष्णु ने पूछा। चीफ, इर्द गिर्द की ऊंची पहाड़ियों पर हमारे आदमी हैवी मशीन गनों समेत मौजूद हैं। सड़क का रास्ता ब्लॉक्ड है, इसीलिए लामहला वो साइडों से अंदर आने की कोशिश करेंगे और हमारे आदमी उन्हें बुलंदी से चेक कर लेंगे, फिर उन्हें मार गिराया जाएगा। कर्नल कमांडर ने जवाब दिया। अच्छी तरह चेक कर लो मामलात, वो बेहद खतरनाक एजेंट है। ऐसा ना हो कि तुम और तुम्हारे साथी मुतमईन बैठे रहें और वो लॉन्चिंग पैड में दाखिल भी हो जाएं। कर्नल विष्णु ने कहा। चीफ, लॉन्चिंग पैड को तो ब्लॉक कर दिया गया है। वो ज़ेरे ज़मीन है और उसके ऊपर एक मसनूई पहाड़ी है। जब वहाँ से फायर करना होता है तो ये पहाड़ी हटा दी जाती है और मिसाइल या सैटेलाइट फायर कर दिया जाता है। उसके बाद ये मसनूई पहाड़ी दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है और लॉन्चिंग पैड ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। और उसका एक ही रास्ता है जिसके बाहर सिक्योरिटी जोन है, जहाँ हम मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि हम भी चाहें तो लॉन्चिंग पैड एरिया में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये रास्ता इस वक्त खुलेगा जब पीस कीपर को फिजा में फायर किया जाएगा, और ये रास्ता भी लॉन्चिंग पैड के इंचार्ज डॉक्टर मोलचंद ही खोल सकते हैं। हमारी तरफ से अब किसी सूरत भी नहीं खोला जा सकता। कर्नल कमांडर ने तफसील बताते हुए कहा। इस ब्लॉकेज को बमों से भी तोड़ा जा सकता है। कर्नल विष्णु ने कहा। नहीं चीफ, ये दीवार रेड ब्लॉक्स की हैं, जिस पर एटम बम भी असर नहीं करता। कर्नल कमांडर ने जवाब दिया। वो इन पहाड़ी के अकबी तरफ से भी तो आ सकते हैं। कर्नल विष्णु ने कहा। नहीं चीफ, ये तमाम पहाड़ियाँ अकबी तरफ से स्लेट की तरह सीधी और हाथ से बुलंद हैं। वहाँ तक हेलीकॉप्टर के जरिए तो पहुँचा जा सकता है, वैसे नहीं। कर्नल कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ये वाकई बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजामात हैं। पीस कीपर का फायर किया जा रहा है? कर्नल विष्णु ने पूछा। मैंने तो आज सुबह ही डॉक्टर मोलचंद से बात की थी। उन्होंने बताया है कि 2 रोज़ बाद उसे फायर कर दिया जाएगा। कर्नल कमांडर ने कहा। पहले तुमने बताया था कि यह हलाई सयारा एटम बम प्रूफ तहाने में है, क्या वहाँ से उसे निकाल लिया गया है? कर्नल विष्णु ने कहा। यह सर, अब उसे लॉन्चिंग पैड पर सुपर मिसाइल में एडजस्ट किया जा रहा है, जो इस हलाई सयारे को हला तक ले जाएगा। इस सुपर मिसाइल के 3 हिस्से हैं और सबसे ऊपर नोकदार हिस्से के अंदर यह हलाई सयारा मौजूद है। जब यह मिसाइल फायर होगा तो कुछ फासले पर पहुंचकर सबसे निचला हिस्सा गिर जाएगा, फिर दूसरा हिस्सा गिरेगा और आखिर में तीसरा हिस्सा उसे हला में दाखिल करके खत्म हो जाएगा। कर्नल कमांडर ने कहा। और फिर तो ये काफी बड़ा मिसाइल होगा। कर्नल विष्णु ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। ये सर, मैंने देखा तो नहीं, अलबत्ता इस जैसे एक मिसाइल के फायर होने की फिल्म जरूर देखी थी। ये मिसाइल मेरे ख्याल में 10-10 फुट के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसकी कुल लंबाई 30 फुट से 40 फुट के दरमियान होगी। कर्नल कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बहरहाल हर तरफ से चौकन्ना और मुहतात रहना है। मैं नहीं चाहता कि मैं सदर साहब के सामने शर्मिंदा हूँ। कर्नल विष्णु ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपका सर फखर से बुलंद रहेगा। कर्नल कमांडर ने जवाब दिया। विश यू गुड लक। जब ये पीस कीपर फायर हो जाए तो फ़ोन करके मुझे इत्तला दे देना। कर्नल विष्णु ने कहा। यस चीफ, कर्नल कमांडर ने कहा। और इसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उसने भी रिसीवर रख दिया। काशुमा हादसा बड़ा शहर था। यहाँ सीक्रेट सर्विस का भी एक सेंटर मौजूद था और इस वक्त शागल इस सेंटर के ऑफिस के अंदाज में सजाए गए कमरे में बड़ी बेचैनी और इस्तराब के आलम में बैठा हुआ था। उसके चेहरे के असाब इस तरह फड़क रहे थे जैसे उनके नीचे ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा हो।
یہ کہاں جا سکتے ہیں، کہاں غائب ہو سکتے ہیں، انہیں ہر صورت میں مرنا ہوگا، ہر صورت میں، شاگل نے یکلہت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، لیکن ظاہر ہے وہ کمرے میں اکیلا تھا، اسی لیے خود ہی ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے ایک بار پھر بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اچانک میز پر موجود فون کی گھنٹی باز اٹھی تو شاگل نے بجلی کسی تیزی سے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ کیپٹن سریش بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سریش کاشیما کے سینٹر کا انچارج تھا جہاں اس وقت شاگل موجود تھا۔ گولی مارو سریش کو، میں تمہاری آواز پہچانتا ہوں، نان سینس، اسی لیے تعارف کرانے کی بجائے ان شیطانوں کے بارے میں رپورٹ دو، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ جناب، ابھی تک واضح طور پر ان کا پتہ نہیں چلا، میرا پورا گروپ انہیں تلاش کر رہا ہے، انہوں نے شہر کے شمالی حصے میں ایک مکان کے باہر کھڑی جیپ چرائی ہے اور پھر یہ جیپ کالگا کے ایک زیر تعمیر مکان کے اندر سے ملی ہے، ہم نے اس وقت کالگا کا گھیراؤ کر رکھا ہے اور ہم مکمل تلاشی لے رہے ہیں جناب، کیپٹن سریش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ نان سینس، کیا وہ کالگا کی سڑکوں پر جوتیاں چڑھاتے پھر رہے ہیں جو تم وہاں کی تلاشی لوگے؟ معلوم کرو کہ اس جیپ میں کون لوگ سوار تھے اور پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ نان سینس، شاگل نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ معلوم کیا ہے سر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس جیپ میں ایک عورت اور 4 مرد آئے تھے اور پھر انہیں کالگا کے مشرقی حصے کی طرف جہاں بڑی بڑی رہائشی کوٹیاں ہیں جاتے دیکھا گیا ہے، کیپٹن سریش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے کیا کیا ہے؟ بولو، جلدی بولو، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب، ہم اس کالونی میں مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی رپورٹ ملی میں آپ کو رپورٹ دوں گا، کیپٹن سریش نے کہا۔ باقی شہر میں کون کام کر رہا ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ جناب، یہاں میرے ساتھ 8 آدمی ہیں، ہمارے گروپ کے 10 افراد شہر کے مختلف پوائنٹس پر کام کر رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، کیپٹن سریش نے کہا۔ سنو، جیسے ہی تمہیں ان لوگوں کے بارے میں معلومات ملے تم نے خود کارروائی کرنے کی بجائے مجھے اطلاع دینی ہے، سمجھے؟ شاگل نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس چیف، کیپٹن سریش نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے ریسیور رکھے چاند ہی لمحے ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور شاگل نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ لائن پر ہیں جناب، دوسری طرف سے آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے ایک اور بھاری سی آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ شاگل نے بھی اپنی عادت کے مطابق اپنا پورا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ صدر صاحب سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور صدر کا نام سنتے ہی شاگل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ صدر نے اسے جاڑ پلا دینی ہے۔ ہلو، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صدر مملکت کی مخصوص آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں جناب، شاگل نے انتہائی نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں؟ صدر نے انتہائی خشک اور سرد لہجے میں کہا۔ سر، وہ کاشیما شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یہاں سیکرٹ سروس کا ایک بڑا سینٹر موجود ہے اور میں اس وقت اسی سینٹر میں موجود ہوں۔ یہاں کا انچارج کیپٹن سریش اپنے گروپ سمیت ان کے تعاقب میں ہے، انہوں نے شہر کے شمالی حصے کے ایک مکان کے باہر کھڑی ہوئی جیپ چوری کی اور پھر یہ جیپ اس شہر کے جنوبی حصے کالگا کے ایک زیر تعمیر مکان سے ملی اور کیپٹن سریش نے وہاں سے معلومات حاصل کی ہیں جناب۔ یہ لوگ، جن کی تعداد 5 ہے، کالگا کی رہائشی کالونی کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور اب اس رہائشی علاقے کو گھیرے میں لیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں حتمی معلومات نہیں ملی۔ شاگل نے بڑی تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس آپ کے بس کی نہیں ہے چیف شاگل، ہر بات آپ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور ہر بار وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے، فوجی جیپیں، گن شپ، ہیلی کاپٹر، لڑاکا طیارے، سب کچھ استعمال کیا، لیکن رزلٹ یہ ہے جو آپ مجھے سنا رہے ہیں کہ وہ کاشیما شہر میں داخل ہو کر کالگا علاقے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ کالگا علاقہ وہی ہے نا جہاں سے لانچنگ پیڈ والا ایریا قریب ہے؟ کیوں؟ صدر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سر وہی علاقہ ہے سر، لیکن یہ مکمل ویران پہاڑی علاقہ ہے اور ادھر سے وہ کسی صورت بھی لانچنگ پیڈ ایریا تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اس طرف کی تمام پہاڑیاں نیزے کی طرح سیدھی اور سلیٹ کی طرح ہیں۔ ان پہاڑیوں پر تو سوائے ہیلی کاپٹر کے کسی صورت پہنچا ہی نہیں جا سکتا اور ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں نے ان پہاڑیوں پر باقاعدہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کی ہوئی ہیں اور کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں اڑتے ہی اڑا دیا جائے گا، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہر بار آپ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہر بار وہی لوگ ہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں اب آپ کی بات ہرگز تسلیم نہیں کروں گا اور یہ سن لیں گے کاشیما میں آپ کا سینٹر موجود ہے، وہاں آپ کے آدمی بھی موجود ہیں، اسی لیے اگر آپ کاشیما کی موجودگی کے دوران یہ لوگ لانچنگ پیڈ کی ان پہاڑیوں تک پہنچ گئے تو میرا فیصلہ ہے کہ آپ کا لازماً کورٹ مارشل ہوگا اور اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر آپ کو کافرستان کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا، یہ حتمی اور فائنل فیصلہ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایسا ہی ہوگا سر، یہ لوگ ہر صورت میں ہلاک ہوں گے، شاگل نے کہا۔ ان پہاڑیوں میں موجود کمانڈر مورچہ زن کر رہا ہوں، ساتھ ہی وہاں پر ہر قسم کے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی پرواز بھی بند کرا دوں گا تاکہ اگر یہ لوگ وہاں پہنچے تو پھر حتمی طور پر آگے لانچنگ پیڈ تک نہ پہنچ سکے، صدر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ سر، یہ بہترین تجویز ہے سر، شاگل نے ہوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اب ایسے ہی ہوگا، اب میں آپ لوگوں کی باتوں پر انحصار نہیں کروں گا، ویسے ان لوگوں کا ساتھ قسمت بھی دیتی ہے، لانچنگ پیڈ پر کوئی سائنسی گڑبڑ ہو گئی ہے اور جو کام 2 روز میں مکمل ہونا تھا وہ اب 1 ہفتہ مزید آگے چلا گیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس خلائی سیارے کو ہر صورت میں خلا میں بھیجا جائے گا، ہر صورت میں چاہے اس کے لیے کتنے بڑی قربانی کیوں نہ دی جائے، صدر نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ صدر کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کاشیما میں ہوں اور اس سینٹر میں ہوں؟ انہیں اس سینٹر کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ شاگل نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔
यस सर। दूसरी तरफ से सेंटर की फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। प्रेसिडेंट हाउस को यहाँ के फ़ोन नंबर का कैसे पता चला और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? शागिल ने तेज़ लहजे में कहा। जनाब, प्रेसिडेंट हाउस से गुज़िश्ता एक माह से हमें अहकामात मिले हुए हैं कि हमने इस मामले में कोई भी पेशरफ्त हो तो रिपोर्ट की जाए। चुनांचे जैसे ही आपका शुमा पहुंचे, कैप्टन साहब ने प्रेसिडेंट हाउस को आपकी आमद के बारे में रिपोर्ट कर दी थी। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। ये सीक्रेट सर्विस का सेंटर है, प्रेसिडेंट हाउस का हिस्सा तो नहीं है। मेरी इजाज़त और मुझसे पूछे बगैर ये सारी कार्रवाई क्यों और कैसे होती रही है? शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा।